हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में इस पद को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 74, 75 और 78 में इस पद के बारे में विधान में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74 का कहना है, राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि एक मंत्रिमंडल होगी और उस मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 का कहना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ दायित्वों की बात की गई है, जिसके अंतर्गत यह माना गया है कि संघ कार्यों के प्रशासन संबंधी सभी कार्यों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री का होगा। यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था है और जो संघ सरकार के कार्य हैं उन कार्यों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य वो करेगा। प्रशासन संबंधी सभी कार्य उसके द्वारा किए जाएंगे। किसी विषय पर मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उस निर्णय को राष्ट्रपति तक बताने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की होगी। प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल के नेता के रूप में होता है और एक तरह से हम यह देखते हैं कि बहुत विशेष परिस्थितियों में विवेक के अधिकार का प्रयोग ही राष्ट्रपति का होता है। जैसे जब पहला प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू, तब दो दावेदार थे, पंडित नेहरू और पटेल। महात्मा गांधी के द्वारा नेहरू का समर्थन किया गया और फिर पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री के रूप में भारत में उन्होंने शासन किया। पटेल की मृत्यु के बाद वे अपने व्यक्तित्व के कारण निर्विवाद प्रधानमंत्री रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद भी समस्या आई कि कौन भारत का प्रधानमंत्री बने। उस समय मोरारजी देसाई भी एक हम उम्मीदवार कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि वे इस पद के दावेदार थे, लेकिन अधिकांश कांग्रेसी देसाई को नहीं चाहते थे। अतः शास्त्री को दल में कोई मतदान नहीं हुआ और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर देसाई और श्रीमती गांधी दो दावेदार थे, लेकिन दल के द्वारा श्रीमती गांधी को चुना गया। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को किसी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। महत्वपूर्ण नेता हार गए थे और फिर सर्वसम्मति से श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और श्रीमती गांधी लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्यरत रहीं। जब सत्ता का बदलाव हुआ 1977 में, तो मोरारजी देसाई सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं या उसके पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो लोग जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके द्वारा उनके नाम का चयन किया गया और वो भी निर्विवाद रूप से 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो यानी प्रधानमंत्री बहुमत दल का जो नेता है वह होता है और इसमें राष्ट्रपति की बहुत क्रियाशील भूमिका नहीं है। हालांकि जैसा आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था कि जब मोरारजी देसाई के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था तो चरण सिंह को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता दी गई थी और बहुमत साबित किए बिना ही चरण सिंह के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था। तो यानी प्रधानमंत्री का मनोनयन हमारे विधान के द्वारा ये कहा जरूर गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति में लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की शक्तियां और विविध रूपों में उसकी भूमिका। पहला है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो
प्रधानमंत्री का है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। और इस संबंध में हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण, संचालन और संहार तीनों करता है। यानी कि वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल का संचालन करता है और मंत्रिमंडल का अंत भी कर सकता है। मंत्रिमंडल के निर्माण के अंतर्गत वह किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता है यह निर्णय उसका होता है। किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। अगर वह किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है तो वह उससे त्यागपत्र मांग सकता है या स्वयं त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को खत्म कर सकता है। जैसे कि इस संबंध में हम यह मानकर चलते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वह प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। और इस संबंध में सिंघवी का कहना है कि संस्थागत दृष्टि से कैबिनेट के सदस्यों की स्थिति बहुत अधिक सीमा तक प्रधानमंत्री के सहयोगियों की अपेक्षा प्रधानमंत्री की अभिकर्ता और प्रतिनिधियों जैसी होती जा रही है। यानी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ बनते जा रहे हैं। सेकंड है प्रधानमंत्री और संसद। यहाँ प्रधानमंत्री दोहरा व्यक्तित्व का निर्वहन करता है। एक ओर वह मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और दूसरी ओर वह लोकसभा का भी नेता होता है। और लोकसभा का नेता होने के नाते व्यवस्थापन की सारी कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री करता है। कब कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, कब पारित होगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। इसके अलावा संसद का अधिवेशन कब बुलाना है, कब स्थगित करना है, हालांकि कब लोकसभा को भंग करना है यह निर्णय भी प्रधानमंत्री का होता है। 1970 में लोकसभा को जो भंग किया गया था वो प्रधानमंत्री के कहने पर किया गया। फिर 79 में चरण सिंह के कहने पर संसद को भंग किया गया था। हालांकि भारत में संसद एक शक्ति संपन्न व्यवस्था की भूमिका निभाती है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भारतीय विधान के द्वारा प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को समस्त व्यवस्थाओं के बारे में, समस्त समस्याओं के बारे में अवगत कराए। लेकिन इस संबंध में प्रधानमंत्री के लिए यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका यहाँ उस समय एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री की रही है जब राष्ट्रपति पद पर कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने कोई ज़्यादा दखल अंदाजी ना की हो। लेकिन जहाँ दखल रहा वहाँ प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बीच मतभेद भी रहे हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में थोड़ा बहुत विवाद रहा और उस विवाद के कारण 59 में राजेंद्र प्रसाद ने विधि संस्थान के उद्घाटन के समय यह कहा कि विधिवेत्ताओं को देखना चाहिए कि उनकी वास्तविक स्थिति कैसी है। हालांकि बहुत अधिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक तरह से कुछ स्थितियों में वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री उन्हें सब सूचनाएं उपलब्ध कराए। वस्तु स्थिति में यदि प्रधानमंत्री शक्ति संपन्न होता है तो राष्ट्रपति की भूमिका शून्य ही होती है। जैसे कि जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री रहीं तो राष्ट्रपति की भूमिका बहुत शक्ति संपन्न नहीं रही, या वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके व्यक्तित्व के कारण और उनकी कार्यशैली के कारण भी राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो कोई बहुत विवेक संपन्न राष्ट्रपति के रूप में हमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि दल में वह किस स्थान पर है। दलीय नेतृत्व उस पर पूर्ण विश्वास करता है या नहीं। प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष के पद एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। ज़्यादातर दलीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च साबित हुआ है। अगर कभी विवाद भी हुआ है तो प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जैसे 1969 में श्रीमती गांधी और निजलिंगप्पा के बीच विवाद हुआ और परिणाम हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष के रूप में सर्वे सर्वा अध्यक्ष की भूमिका निभाई और वहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमें एक मूक या एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में नज़र आए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री हैं वे दलीय अध्यक्ष के मुकाबले
अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत और प्रधानमंत्री, जनता से भी प्रधानमंत्री का सीधा संबंध होता है। प्रधानमंत्री के कार्यों, भूमिका और नीतियों का प्रभाव एक तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जनता पर उसका कितना प्रभाव है। जनता के समर्थन के कारण प्रधानमंत्री शक्ति संपन्न साबित होता है, यानी जिस दल का मुखिया एक तरह से बहुत अधिक जनता में लोकप्रिय होता है, तो फिर वह मुखिया एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। जैसे भारत पाक युद्ध के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री के रूप में उभरे, श्रीमती गांधी एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री के रूप में उभरी, और अब वर्तमान प्रधानमंत्री को भी हम एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि जनता में उनका एक विशेष प्रभाव है और उस विशेष प्रभाव के कारण वे जनता को प्रभावित करने में सफल रहे हैं और इसी सफलता के कारण वे एक लोकप्रिय और एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री की भूमिका अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकारें और प्रधानमंत्री। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री के निर्माण में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो दल केंद्र में सत्ता में होता है और अगर उसी दल की सरकार राज्य में बनती है, तो मुख्यमंत्री के निर्माण में, मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश देने में भी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री वैदेशिक संबंधों का भी संचालक है। हमारी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति के निर्माण में, उस विदेश नीति के संचालन में भी प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जैसे कि आज हमारी विदेश नीति पंचशील के आदर्शों पर आधारित है और पंचशील के ये आदर्श पंडित नेहरू के द्वारा दिए गए थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की जो वैदेशिक नीति है, वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विदेशी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा अपनाए गए हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी इमेज एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुई है। और एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि आज अगर हम बड़े राज्यों को चुनौती देने की स्थिति में हैं, तो उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हम अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं, क्योंकि उनकी सफल विदेश नीति के कारण ही भारत एक अपनी अलग सी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में समर्थ हुआ है। यानी वैदेशिक संबंधों के संचालन से भी भारत के प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण बनती है। तो इस तरह से इन सभी स्थितियों पर उस जो यानी मंत्रिमंडल में उसकी कैसी स्थिति है, दलीय अध्यक्ष के रूप में उसकी कैसी स्थिति है, जनमत के रूप में उसकी कैसी स्थिति है, इसके आधार पर ही उसकी जो भूमिका है वह भूमिका हमें क्रियाशील दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। प्रधानमंत्री अपार शक्ति का मालिक है। समय, स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी शक्ति घटती और बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है व्यक्तित्व। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड ने यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कही थी और ये हम भारत के प्रधानमंत्री पर भी फिट बैठती है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है जैसा वह चाहता है। अगर उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वह एक अच्छी भूमिका निभाता है, तो वह शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट है अपने दल में उसकी किस प्रकार की स्थिति है। अगर अपने दल में वो सर्वे सर्वा है, तो वह शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री बन जाता है। और अगर एक मिलीजुली सरकार है और अपने दल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति उसकी नहीं है, तो वह इतना शक्ति संपन्न नहीं बन पाता है। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे। वो एक तरह से वही बोलते थे जो कि उनके दल की अध्यक्षा उन्हें कहती थी। तो प्रमुख रूप से अपने दल में अगर वह मजबूत स्थिति में होता है, तो फिर वह एक मजबूत प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है तत्कालीन स्थिति पर भी उसकी स्थिति निर्भर करती है। अगर तत्कालीन समय में कोई युद्ध की स्थिति आती है या कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तो उस पर भी उसकी शक्तियां निर्भर करती हैं। अगर वो संकट का मुकाबला बहुत मजबूती से कर पाता है, तो ऐसे समय में वो एक शक्ति संपन्न प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां असीमित हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वह निरंकुश है। प्रधानमंत्री स्थापित नियमों, परंपराओं, अभिमतों के अनुसार ही कार्य करता है। वह तानाशाह नहीं होता है और उस पर कुछ नियंत्रण है जो कि उसे नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री पर जो नियंत्रण है वो इस प्रकार है। पहला है जनमत का या लोकमत का नियंत्रण। पहला नियंत्रण जो प्रधानमंत्री पर है वो है जनता का नियंत्रण। जनमत खोकर बड़े से बड़ा तानाशाह भी खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का पद तो एक लोकतांत्रिक पद है, तो अगर जनता में उसकी साख गिर जाती है, जनता उसे पसंद नहीं करती है, तो फिर वह इस पद पर आसीन नहीं रह पाता। जैसे श्रीमती गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया और लगभग 2.5 साल भारत में जो तानाशाही शासन कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसके परिणाम स्वरूप 1977 में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। तो यानी जनता का अगर समर्थन नहीं होता तो वह प्रधानमंत्री नहीं रह पाता है। तो सबसे बड़ा नियंत्रण जनता का है। नेक्स्ट है लोकसभा में बहुमत दल का प्रतिबंध। एक बार बहुमत मिलने का यह अर्थ नहीं है कि बहुमत हमेशा ही रहेगा। दल विरोध भी कर सकता है, हालांकि ऐसा तभी होता है जब मिली जुली सरकारें बनती हैं। अगर एक दल का समर्थन होता है तो ये नियंत्रण ज़्यादा काम नहीं करता। नेक्स्ट है साथी मंत्रियों का अंकुश। जो सहयोगी मंत्री हैं उनका भी नियंत्रण होता है और कई बार जो सहयोगी मंत्री हैं वो विरोध स्वरूप एक तरह से अपने पद से इस्तीफा भी दे देते हैं, और अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो वे उसका विरोध करते हैं। दलीय प्रतिबंध, अपने दल का जिस दल बहुमत दल का वो नेता है उस दल के सदस्य भी उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, और अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया जाता है जो अनुचित उन्हें लगता है तो वो विरोध करते हैं, और उस विरोध के कारण भी प्रधानमंत्री नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें। भारत एक संघात्मक शासन है, तो केंद्र में जो सरकार है ज़रूरी नहीं है कि वो सभी राज्यों में हो। कुछ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें होती हैं और वे सरकारें भी प्रधानमंत्री को नियंत्रित करती हैं। मुख्यमंत्रियों का दबाव, प्रधानमंत्री को अपनी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्रियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और अगर मुख्यमंत्री उसकी कुछ नीतियों को या अधिकांश नीतियों को नहीं मानते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में एक तरह से हम यह मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री भी नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का परामर्श। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, पर राष्ट्रपति ऐसे समय में प्रधानमंत्री पर अंकुश लगा सकता है अगर वो निरंकुशता की ओर बढ़ता है। प्रधानमंत्री का विरोध राष्ट्रपति करता है। लास्ट है न्यायालय और न्यायालय का विशेषाधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में न्यायालय एक मजबूत स्थिति में है और न्यायालय के पास एक अभूतपूर्व शक्ति है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की। और उस न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो कानून किसी भी रूप में संवैधानिक नियमों के प्रतिकूल हैं। तो अगर ऐसे कानूनों को अवैध बनाती है न्यायपालिका तो भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नियंत्रित होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम निष्कर्षात्मक रूप में यह कह सकते हैं कि यदि वैसे अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री एक शक्ति संपन्न शासन प्रमुख है, बिना ताज का राजा है, शक्ति संपन्न मुखिया की भूमिका वो निभाता है, लेकिन अगर वह सत्ता का दुरुपयोग करता है तो फिर वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता। यानी वो एक शक्ति संपन्न कार्यपालिका जरूर है, लेकिन हम उसे एक तानाशाह कार्यपालिका के रूप में नहीं देखते हैं। यानी वह एक नियंत्रित कार्यपालिका के रूप में ही हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।